नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम लोग यूपीएसआई के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो यूपीएसआई के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखें, पहला प्रश्न है, ये सामान्य हिंदी है, जो 40 प्रश्न होते हैं, 40 प्रश्न पूरे लेकर आए हैं आज। पहला है, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। जो लोग सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, वो समय के पाबंद हैं और सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। जो समय के पाबंद है, विश्वास के पात्र, वह मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम भी करते हैं। वह अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ दूसरों की उपयोगिता और सफलता के साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता है और समय से पिछड़ता चला जाता है। इस प्रकार अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना, कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान है जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न इस गद्यांश के आधार पर जिसका उत्तर देना है, आपके सामने ये पहला प्रश्न है। तो गद्यांश था, आपने गद्यांश को पढ़ा, हमने भी पढ़ दिया, समझ लिया। नहीं तो वीडियो रोक के पहले गद्यांश पढ़ना, फिर यहाँ का उत्तर देना। उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताना है। उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताना है। शीर्षक बताना है आपको। तो इसमें कार्य कुशलता संबंधी ग्राफ में बात की गई, कार्य कुशलता संबंधी बात कही गई नहीं, कार्य कुशलता संबंधी बातचीत इसमें नहीं की गई। इसमें कार्य की उपयोगिता की बात की गई नहीं, इसमें हमेशा तत्परता की बात की गई। जो तत्पर रहता है वही आगे बढ़ता है, इसमें जागरूकता की भी बात नहीं की गई। दूसरा कहा गया कि जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान कौन है, उसमें है तत्परता। अगर आप तत्पर रहेंगे तो ही अनुशासित रह सकते हैं, सारे काम को आप कर सकते हैं। तो इसलिए दो प्रश्न एक साथ लिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, तीसरा। इसमें कहा गया है कि गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा। पहला विकल्प में है कि तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इसे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। तो तत्परता मूल्यवान निधि है या नहीं है। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुटे रहते हैं और अनुशासित होकर समय से पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बनते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। ये विकल्प आपका सही है, ये नहीं सही है। सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। अब ये क्यों सही है। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से कार्य में जुट जाते हैं। अगर हम देखें तो आपके ये गद्यांश में यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ देख लीजिए। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अगर लिपिबद्ध या लिपि चिन्हों के जो क्रम है, समूह को क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, नहीं, अक्षर नहीं होते हैं। अक्षर तो सबसे छोटी ध्वनि है। क्या वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण अक्षर एक ही चीज है। वर्ण समूह नहीं, वो क्या है, वो वर्णमाला है। तो लिपि चिन्हों के जो क्रमबद्ध समूह होगा उसको वर्णमाला कहते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। स्वर के अंतर्गत, ये तो स्वर में आते हैं, ये भी स्वर में आते हैं। री भी स्वर में है, ऊ भी स्वर में है, अंग आहा भी स्वर में है। कौन नहीं है, अनुस्वार और विसर्ग नहीं है। ये अयोगवाह में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं, अयोगवाह में गिने जाते हैं। तो अंग आहा ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं है, वो अयोगवाह में गिने जाते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के बीच में संस्कृत के अशुद्ध या टूट फूट स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो संस्कृत तो है लेकिन टूट फूट रूप में है, टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तत्सम कहलाते हैं। नहीं, तत्सम तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि तत्सम का मतलब होता है तत्धमसम। तत्धमसम का मतलब क्या, जो ज्यों का त्यों बिल्कुल संस्कृत के शब्दों के उठा के रख दिया जाए, वो तत्सम होते हैं। तत्धमसम ये तो होगा नहीं, टूटा फूटा तो है नहीं। विदेशी बाहर से तो आए हुए शब्द है नहीं, देशज भी तो नहीं है। ये क्या होंगे, अर्ध तत्सम होंगे। क्या होंगे,
अर्ध तत्सम, यानी संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव तक पहुंचने के बीच में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में जो प्रयुक्त होता है उसको अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता का शब्दों का कौन सा भेद है? क्या गुणवाचक विशेषण है या नहीं? क्या जातिवाचक है? नहीं। क्या प्रेरणार्थक है? नहीं। वो क्या है? भाव। मनुष्यता होना किसी के अंदर क्या है? वो भाव है, वो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इंद्रियों को जीत लिया जिसने, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसके वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? इंद्रजीत है? नहीं। इंद्र है? नहीं। इंद्रपति है? नहीं। वह जितेंद्रिय होगा। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है वह क्या होते हैं? जितेंद्रिय होते हैं। से अलगाव किस विभक्ति का बोध चिन्ह है? अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? संप्रदान का। संप्रदान के अर्थ में है। कर्म, कर्ता ने, कर्म को, ये को के अर्थ में है। अधिकरण में पर में है तो अपादान ही होगा। अपादान क्या है? अलगाव के अर्थ में अपादान का प्रयोग किया जाता है। कहीं से अलग होने के अर्थ में अपादान का प्रयोग किया जाता है। तन, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। यह है पुल्लिंग, ये उभयलिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसक लिंग भी नहीं है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? वह पुरुषवाचक है। क्या है? पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक का एक प्रकार है। कंचन कृषांगिनी युवती है। कंचन एक कृषांगिनी युवती है, तो इसमें युवती का प्रयोग करना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है पूछा गया है, तो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। देखो स्पेलिंग तो सही लिखा हुआ है, वर्तनी का तो अशुद्धि नहीं है, व्याकरण की भी कोई अशुद्धि नहीं है, शब्द निर्माण की अशुद्धि नहीं है, शब्द चयन संबंधी, क्योंकि यहाँ पर युवती नहीं लिखा जाना चाहिए, कंचन कृषांगिनी है। कंचन एक कृषांगिनी, इतने से काम चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक का मतलब होता है जो अधिकारियों को न लिखा जाए, जो औपचारिक रूप से ना हो, अनौपचारिक रूप से हो। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखोगे तो औपचारिक पत्र ही लिखा जाएगा। गांव में पुस्तकालय खोलने के लिए परिषद के अध्यक्ष को, यह भी औपचारिक है। और प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश, यह भी औपचारिक है। अनौपचारिक क्या है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र क्या है? ये प्रकार है अनौपचारिक का, ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। संबंधी, रिश्तेदारों, माता पिता को लिखा गया पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक होते हैं। अगला है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या। ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार के स्वर हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। कौन है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये इनकी संख्या कितनी हो गई है? इनकी संख्या 4 है। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करता है, तो पहला पद जो होता है संख्या को दिखाता है, तो संख्यावाची द्विगु होता है। द्विगु समास में क्या होते हैं? पहले पद संख्यावाची होते हैं। बाकी द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास आप लोग जानते हो, इस पे चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे हम। सुहावना लिखाई व छलिया में, सुहावना लिखाई व छलिया में सही विकल्प का चयन करिए। क्या इसमें सुहावना में औना है? क्या सुहावना में औना है? क्या सुहावना में औना है? नहीं। खाई है? लिखाई में खाई नहीं, आई होगा, आई होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए? आउना। सुहावना में क्या होना चाहिए? आउना। और उसके बाद में लिखाई में क्या होना चाहिए? आई। और उसके बाद में छलिया में क्या होना चाहिए? ईया होना चाहिए। में निहित प्रत्यय, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, तो इसमें आउना, आई, ईया चौथे विकल्प में लिखा हुआ है। आउना, आई, ईया, यही आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब क्या है? जो संस्कृत के सीधे शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। माँ नहीं है, केला नहीं है, मछली नहीं है, अमूल्य है। अगर इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अमोल। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम। अर्थ तत्सम के बारे में इससे पहले आपने जाना ही था, तद्भव को तो देशज को जाना ही था। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल कौन सा शब्द है? चलिए बताइए, किलकिल कौन सा शब्द है? ये देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज है। तत्सम के बारे में तो जान ही गए, विदेशज और तत्सम ये सब जानते ही हैं आप। ये कौन सा है? किलकिल देशज शब्द है। अलमारी कौन सा भाषा का शब्द है? अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका? पुर्तगाली भाषा का शब्द अलमारी है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ,
श्रव्य भावार्थ बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वो वाक अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए। जब हमने आपको अव्यय में पढ़ाया था कि जब किसी चीज पे जोर दिया जाए, बल दिया जाए, बल लगाया जाए, तो क्या कहलाते हैं, वो निपात कहलाते हैं। वो यौगिक नहीं होते हैं, निर्विभक्तिक नहीं होते हैं और मौलिक भी नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, निपात होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग में भावार्थ में बल प्रदान करने के लिए किया जाता है, किसी पे जोर लगाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं, निपात। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का क्लिष्ट सही नहीं लिखा हुआ है, मूल्यवान में इस तरीके से मात्रा होगी, ब्रह्मा में इस तरीके से होगा। सबसे सही कौन लिखा हुआ है, पृथक लिखा हुआ है। पृथक शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी क्लिष्ट ठा नहीं होगा, टा होगा वहां पे, और मूल्यवान में बड़ाऊ का मात्रा होगा, ब्रह्मा में आ की मात्रा होगी, इसलिए सबसे सही क्या है, पृथक है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द सुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाए वो क्या होते हैं, वो कच्छा होते हैं, नहीं। वो प्राण होते हैं, नहीं। वो आंसू होते हैं, नहीं। वो प्रत्येक होते हैं। आंसू, कच्छा और प्राण का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, लेकिन प्रत्येक का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, दो आधार पे किया गया है। कितने आधार पे, दो आधार पे। वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, या भी नहीं होगा, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ये क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य किसको कहा जाता है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है, हमने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था कि इसको 2 और 4 को क्या कहते हो, महाप्राण कहते हो। 2 और 4 को क्या कहते हो, महाप्राण। और उसके बाद में कौन से प्रत्याहार, सल प्रत्याहार को भी महाप्राण में रखा जाता है। किसको, सल प्रत्याहार को महाप्राण में दूसरा और चौथा, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई का वर्ग है, तो का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें देखिए दूसरा और चौथा ये क्या होंगे, महाप्राण हो जाएंगे। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, उच्चारण की दृष्टि से संबल, क्या संयुक्त ध्वनि है, क्या संयुक्त ध्वनि है, क्या युग्मक है, क्या द्वैत ध्वनि है, बताइए कौन सा सही है। संयुक्त ध्वनि है। संबल क्या है, संयुक्त ध्वनि है। संबल क्या है, संयुक्त ध्वनि है। विपथ जाल, विपथ जाल में कौन सा, विपथ जाल में कौन सा, विपथ जाल में कौन सा संधि है, क्या स्वर से स्वर का मेल है, क्या वृद्धि संधि का ही भाग है, नहीं। क्या व्यंजन संधि है, गुण और वृद्धि, ये तो किसके भेद है, स्वर संधि के भेद है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी, व्यंजन संधि। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, इसमें दुर उपसर्ग है। कौन सा, दुर उपसर्ग, ये वाला सही है। कौन सा उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है, सी ऑप्शन सही होगा। इसमें हलंत वाला ही सही होगा। कौन सा उपसर्ग है, दुर है, दुरा नहीं है, दुस भी नहीं है, तो दुरात्मा में कौन सा, दुर उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में परिमाणवाचक, परिमाणवाचक का मतलब जिसको नापा तौला जा सके, जिसको परिमाणित किया इसके। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं, तो बहुत क्या है, नाप रहा है। क्या लड़की सुंदर है, तो कितना सुंदर है ये नहीं नापा जा सकता। मैदान हरा भरा है कितना, इसमें भी नहीं है। तुम अच्छे खिलाड़ी भी नहीं है। बहुत ओले पड़े हैं, ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ओले पड़ने क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण भी तो पूछा है परिमाणवाचक के साथ साथ। मनोभावों को प्रकट करने वाले अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है, आपके मनोभाव को प्रकट करें, विस्मय का प्रकट करें, तो क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, क्या संबंधवाचक है, क्या निश्चयवाचक है, क्या निजवाचक है, क्या पुरुषवाचक है। ये पुरुषवाचक है। क्या है, पुरुषवाचक। नलिनी, कौरव, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, इनका क्या पूछा है, पर्यायवाची। ये सभी कुमुदनी के हैं। किसके, कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, कुमुदनी के।
शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करिए। क्या किसका? यदा और कदा। यदा का मतलब क्या होता है? जब, और कदा का मतलब तब। जब तब। जब तब कहां पर लिखा हुआ है? किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? यदा जब और कदा कब। नियत और नियत शब्द के सही अर्थ भेद का चयन करिए। नियत का मतलब क्या होता है? इरादा। इस नियत का मतलब इरादा, और नियत का मतलब निश्चित। निश्चित और इरादा, ये ऑप्शन आपके सही होंगे। नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित, और नियत का मतलब होता है इरादा। आलोचक को के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द और भाव की दृष्टि से उपयुक्त का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसका शब्द का चयन करना है। आलोचक के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। आलोचक के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। भाई आलोचक है, तब उसके अनुरूप अगर कर देंगे तो आलोचना फिर किस बात की होगी? जब कोई आलोचक है उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से हो जाएगा सब कुछ, तो आलोचना कहां करेगा? तो अनुरूप शब्द इसमें क्या है? इसका उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? आप चल सकते हैं। किसी से पूछा जाए क्या अब आप चलने के लायक है, कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो पूछे क्या अब आप चल सकते हैं, तो उससे उसकी सामर्थ्य जाना जा रहा है, वह चलने में सामर्थ्यवान है कि नहीं है। तो ये सामर्थ्य सूचक हो गए। क्या हो गए? सामर्थ्य सूचक हो गए। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ ना में दिया जा सके तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य किससे शुरू करते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू करते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं, या इनफिनाइट वर्ड से शुरू करते हैं, या इन्फॉर्मेटिव से करते हैं? किससे? सहायक क्रिया से करते हैं। उसको डज या डू इस तरीके से प्रयोग करके हम शुरू करते हैं। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपयुक्त वाक्य सही अनुवाद करना है। तो क्या आवर ड्यूटी इज टू सर्व आवर कंट्री? ये सही नहीं है। सर्विंग ऑफ आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी, ये भी नहीं है। आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? आपका एकदम राइट आंसर है। और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त वाक्य सही हिंदी अनुवाद का चयन करना है। ये वुल्गर माइंड इज वन ऑफ हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग फॉर ए रिक्वेस्टिंग। एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं, आदेश देता है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। यही वाला आपका सही है। ये वुल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। वो व्यक्ति होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। तो उसको क्या कहा जाता है? चलिए आज की क्लास तो यहीं तक था। आगे हम फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और फिर अगले प्रश्नों पे आपसे चर्चा हम करेंगे।